Hi everyone, this is Simranjeet Kaur and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So today again I'm up with a more video and this video is on the director's duty. Again this video is helpful for the ones who are preparing for professional exams like CA, CS or CWA or the ones who are preparing for their graduation level exam. So without wasting any time, let's start. सी अगर आप ऑलरेडी कंपनी लॉ पढ़ रहे हो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल एंटिटी है। एक आर्टिफिशियल एंटिटी इसका मतलब कि कंपनी खुद से कोई काम नहीं कर सकती, उसको लोग चाहिए जो उसके बिहाफ पे काम कर सके। और वो लोग कौन है? वो लोग डायरेक्टर्स हैं। डायरेक्टर्स आर दोज पर्सन्स हु आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। और इसीलिए इन दोनों के रिलेशनशिप को, कंपनी एंड डायरेक्टर के रिलेशनशिप को हम लोग प्रिंसिपल एंड एजेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एजेंट किसके बिहाफ पे काम करता है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। तो यहाँ पे डायरेक्टर किसके बिहाफ पे काम करे? कंपनी के बिहाफ पे। इसका मतलब कंपनी क्या हो गई? प्रिंसिपल हो गई एंड डायरेक्टर्स क्या हो गए? एजेंट्स हो गए। आपको ये भी याद रखना है कि जब डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ में काम कर रहे हैं, दे आर सपोज टू अबाइड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 एंड ऑल्सो द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनीज एक्ट 2013 के पहले कौन सा एक्ट था? कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, सो द डायरेक्टर्स आर सपोज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 एंड ऑल्सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। वाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर इंपॉर्टेंट? अगर आप शुरू से कंपनीज लॉ पढ़ रहे हो आपको पता होगा देयर आर टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्लॉज में बहुत सारे क्लॉजेस लिखे रहते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देयर आर नियर अबाउट 6 क्लॉजेस, जिसका जो है नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। और अगर हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करें उसको बोला जाता है बाई लॉज ऑफ द कंपनी। वाई? बिकॉज यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड द चार्टर ऑफ द कंपनी। वो एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है ना, वैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी है। और ये आर्टिकल्स दे आर बाईलॉज बिकॉज यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं। सो डायरेक्टर का ड्यूटी है कि वो कंपनीज एक्ट को भी फॉलो करे एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी फॉलो करे। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी आपको बोला था कि कंपनीज एक्ट 2013 के पहले देयर वाज अ कंपनीज एक्ट 1956। वन important point here to note is that Companies Act 1956 did not provide or did not contain any specific section that used to talk about the duties of a director. But 2013 वाला जो कंपनीज एक्ट है सेक्शन 166 टॉक्स अबाउट ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर। एंड ये ड्यूटी है डायरेक्टर की कि वो सेक्शन 166 को कंप्लाई करे एंड ऑल्सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक बात अभी जो मैंने अभी जस्ट बोला था कि ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर कहाँ पे लिखे गए हैं? सेक्शन 166। नाउ लेट्स ब्रेक द सेक्शन 166। 166 टॉक्स अबाउट ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर। तो पहली ड्यूटी क्या है डायरेक्टर की? कि आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बोल दिया कि डायरेक्टर को कंपनीज एक्ट एंड ऑल्सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग काम करना है। सेकेंड ड्यूटी है कि आपको गुड फेथ पे काम करना है प्लस आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी फुलफिल करना है। Now, where is this object clause written? I told you there are two important documents. One is memorandum, other is articles, right? Memorandum of association is called the charter of the company, right? और charter of the company में ही सारे clauses लिखे होते हैं। नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अगर आपने मेरा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स वाला वीडियो नहीं देखा, लिंक विल बी प्रोवाइडेड, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में लिखा रहता है। और मतलब इसका मतलब कंपनी क्या क्या काम कैरी ऑन करेगी वो कहाँ पे लिखा रहेगा? ऑब्जेक्ट क्लॉज में। और डायरेक्टर का ड्यूटी क्या है कि वही ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करना, क्योंकि कंपनी खुद तो कर नहीं सकती, राइट? कंपनी एंटर कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट में बट एक्चुअली हु विल एग्जीक्यूट दैट कॉन्ट्रैक्ट? ऑब्वियसली द डायरेक्टर्स। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके ऊपर हम लोग थर्ड पॉइंट के ऊपर केसेस डिस्कस करेंगे कि ड्यूटी ऑफ अ डायरेक्टर इज टू एक्ट डिलीजेंटली, स्किलफुली एंड टेक रीजनेबल केयर। इसके ऊपर हम लोग केस लॉस डिस्कस करेंगे। और एक बात फोर्थ पॉइंट ये बोलते हैं दिस शुड नॉट बी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द डायरेक्टर्स एंड द कंपनी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक बात, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हम लोग को ऑलरेडी पता है कि कंपनीज बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करती है। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट्स में डायरेक्टर कोई अनड्यू गेन या एडवांटेज नहीं ले सकता। अगर लेता है तो दैट मीन्स यू आर वायलेटिंग सेक्शन 166 एंड यू विल बी पेनलाइज्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है,
So he shall be liable to pay an amount equal to that gain to the company. जितना उसने गेन किया है ना डायरेक्टर ने उस कॉन्ट्रैक्ट से, आपको उतना ही अमाउंट कंपनी को देना पड़ेगा एज पेनल्टी, राइट. अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस. डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? ऑफ कोर्स द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंट द डायरेक्टर्स. एंड जब आपको अपॉइंट शेयर होल्डर्स ने किया, हाउ कैन यू असाइन योर ऑफिस टू समवन एल्स? इतना इजी नहीं है कि आप किसी को भी असाइन कर दोगे. दिस इज नॉट असाइनेबल. एंड इफ यू आर वायलेटिंग एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 166, आपको पेनल्टी इम्पोज होगा नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज, which can of course can get extended to 5 lakh rupees. This is also important. So हम लोग को समझ में आ गया ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर क्या क्या होते हैं. दैट यू आर सपोज टू अबाइड बाय द आर्टिकल्स एंड ऑल्सो कंपनीज एक्ट. यू आर सपोज टू फुलफिल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी. थर्ड, you should act diligently, responsibly, skillfully. Fourth, there should not be clash of interest with that of the company. Fifth, you cannot gain undue gain or advantage from any of the contracts of the company, and if you are gaining any advantage, you are supposed to pay that gain amount to the company. Sixth point, a director of a company shall not assign his office to someone else, because directors are appointed by the shareholder. The process is not that easy, and if you are not complying with any of the provisions, a penalty not less than 1 lakh rupees, which can of course get extended to 5 lakh rupees. Okay. Now next we move on to the fiduciary duty. What do you mean by fiduciary duty? Fiduciary duty is a legal duty to act in the interest of the other party. आपको ये याद रखना है, fiduciary duty means a duty to act in the interest of the other party. अब एक केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच इज श्री राजीव कपूर वाला केस वर्सेस ग्रिंटेक्स एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड. दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस. इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट कि कंपनी अगर कोई बिजनेस कैरी ऑन कर रही है, आप वही बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकते वाइल यू आर होल्डिंग द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टरशिप. आप उस कंपनी में डायरेक्टर हो, वो कंपनी एक बिजनेस कैरी ऑन कर रही है, आपने डिजाइन नहीं किया, आप अभी भी उस कंपनी में डायरेक्टर हो और आप वही बिजनेस खुद स्टार्ट कर रहे हो. दैट मीन्स इट हैज बीन कैटेगराइज्ड एज द कंपीटिंग बिजनेस, right? And this, if you are starting a competing business with that of the company while holding the position of a directorship in that company, this will be considered to be the breach of your duty. इसको माना जाएगा कि आपने अपनी ड्यूटी एज अ डायरेक्टर ब्रीच किया है एंड यू विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली. So this was held in Shri Rajiv Kapoor versus Grintex and Company, when it was stated that you cannot start a competing business, and if you are starting a competing business, that means you have breached your duty. Sanram Singh case वाला भी important है केस, Sanram Singh P Gaikwad versus Shanta Devi. In this case it was held that, एक मिनट मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में वापस लेके जाती हूँ. फिड्यूशियरी ड्यूटी का मतलब होता है लीगल ड्यूटी टू एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पार्टी. इसका मतलब हम लोग लेमैन्स लैंग्वेज में अगर हम लोग ये बोले कि डायरेक्टर को हमेशा इन द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पार्टी एक्ट करना चाहिए. इसका मतलब कि डायरेक्टर्स को सब कुछ सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए शेयर होल्डर्स के परस्पेक्टिव से. मतलब इन ब्रॉडर टर्म इफ आई यूज द वर्ड स्टेक होल्डर के परस्पेक्टिव से सोच कर डिसीजन लेना चाहिए एक डायरेक्टर को, राइट? बट इस केस में ये बोला गया था, सनराम सिंह पी गायकवाड में ये बोला गया था, फ्यूडिशियरी ड्यूटी का मतलब होता है कि आप बेस्ट इंटरेस्ट में काम करो. बट इसका मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शेयर होल्डर्स को बोले कि कैसे आपको ट्रांजैक्शन में एंटर करना है कंपनी के साथ. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है? सो it was held that directors of a company does not have a fiduciary duty to advise the shareholders regarding when to and in what manner to enter into a transaction with the company. This is important. Okay. Now let's talk about directors duty of care and diligence. मैंने आपको बोला था ना, इसके ऊपर हम लोग केसेस डिस्कस करेंगे, diligence and skillful and with care कैसे एक डायरेक्टर एक्ट करेगा. तो इसके ऊपर एक केस है एन नारायण वर्सेस सेबी. दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट केस. इसमें ये बोला गया था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टर का, सिर्फ डायरेक्टर का नहीं, ये ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं ऑडिटर्स का एंड हुएवर आर होल्डिंग द सो कॉल्ड प्रोमिनेंट पोजीशंस इन द कंपनी, दैट दे आर सपोज टू डिस्क्लोज द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस का सारा प्रॉपर इंफॉर्मेशन हैज टू बी डिस्क्लोज टू द पब्लिक, ताकि पब्लिक एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके बिफोर इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी.
इसीलिए बहुत ही हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑडिटर्स के ऊपर प्लस द डायरेक्टर्स के ऊपर कि वो जो एक्चुअल पोजीशन है कंपनी का, एक्चुअल पोजीशन कहाँ से पता चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. सो इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्क्लोज द करेक्ट इंफॉर्मेशन to the stock exchange and to the public, because on the basis of that only the public take the informed decisions, right? So in Enron versus SEBI it was held that directors of the listed company are duty bound. इसका मतलब ये भी एक one of the duty है. सेक्शन 166 का तो हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या ड्यूटीज है. उसमें से हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि ड्यूटी ऑफ केयर एंड डिलिजेंस. व्हाट डू मीन बाय केयर एंड डिलिजेंस? इज सच अ वेग टर्म. हाउ कैन यू डिफाइन केयर एंड डिलिजेंस? इट इज ओनली थ्रू केस लॉज दैट यू कैन डिफाइन केयर एंड डिलिजेंस. इसका मतलब कि one of the responsibility of the director is to disclose the true and fair picture of the financial statement to the public and also as well as to the stock exchange. अगर कोई डायरेक्टर मार्केट अब्यूज करता है, दैट इज मार्केट अब्यूज कैसे करेगा? बाय इन्फ्लेटिंग प्रॉफिट्स. अगर डायरेक्टर या ऑडिटर प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा कंपनी का, तो पब्लिक को क्या लगेगा? अच्छा, दिस इज अ फ्रूट बेयरिंग कंपनी, इसको मतलब बोलते हैं कि फल लगे हुए हैं पेड़ में, तो फिर लोग क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, राइट? सो दिस इफ यू आर डूइंग, इफ योर मार्केट अब्यूज अप कर रहा है, एक डायरेक्टर मार्केट अब्यूज कर रहा है, तो देन ऑफ कोर्स ही विल बी penalized for his actions, right? So in short, Enron versus SEBI में ये लिखा गया, it is duty of director to disclose the true and correct information about the financial statements. Let's talk about the next case, which is Dale and Carrington Investment Private Limited. इसमें ये बोला गया था कि fiduciary duty का मतलब होता है कि आपको utmost good faith, most care and skill and due diligence exercise करना पड़ेगा. इस केस में ये बोला गया है कि फ्यूडिशरी ड्यूटी का मतलब ये होता है कि आपको गुड फेथ में काम करना है, स्किलफुली काम करना है एंड विद ड्यू डिलिजेंस काम करना है. मोर ओवर, फ्यूडिशरी ड्यूटी का ये भी मतलब होता है कि आपको फुल एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, नॉट ओनली अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट अबाउट एनी इंपॉर्टेंट मैटर दैट इज कंसर्निंग द कंपनी. आपको सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर फुल्ली एंड एक्यूरेटली पब्लिक एंड स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा. इसका मतलब होता है फिड्यूशियरी ड्यूटी. तो अगर हम लोग बोले कि जो डेल एंड कैरिंगटन वाला केस है, इसने बहुत ही इलेबोरेटली एक ड्यूटी को डिफाइन किया गया जिसमें सब कुछ ही आ गया. फिड्यूशियरी ड्यूटी का मतलब होता है कि आप डिलीजेंटली काम करो, केयरफुली काम करो, इनफैक्ट कि आपको फुल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, नॉट ओनली अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट ऑल्सो अबाउट एवरी मैटर दैट इज इंपॉर्टेंट regarding the company. You have to disclose it to the public and the stock exchange. Now let's talk about SMS Pharmaceuticals Limited versus Nita Bhalla. In this case, it was held by the Honorable Supreme Court that liability of the director arises from the omission to perform the duty. अगर वो performance नहीं कर अपनी ड्यूटी का अच्छे से perform नहीं करा, omission to perform his duty, then only the liability of a director arises. Okay. Now moving on to the next slide, which talks about director's duty of loyalty and good faith. What do you mean by the loyalty? इसका मतलब है कि आपको जितने भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है आपको डिस्क्लोज नहीं करने हैं. आपको सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने हैं, नो डाउट, बट इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि सिर्फ मैनेजमेंट के पास होना चाहिए वो आपको डिस्क्लोज नहीं करना है. ठीक है, वो होता है ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी एंड गुड फेथ. इन फॉस्टर ब्रांड वाला केस में इट वाज हेल्ड दैट इट इज अ ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर दैट ही मस्ट एक्ट विद लॉयल्टी एंड विद गुड फेथ. सो ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी एंड गुड फेथ मीन्स आपको जो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए दिया गया है आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है. एंड इन दिस फॉस्टर ब्रांड सर्वेइंग लिमिटेड के केस में इट वाज हेल्ड दैट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ अ डायरेक्टर कि आपको लॉयल रहना है एंड आपको गुड फेथ पे काम करना है. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट, व्हाट डू मीन बाय डेरिवेटिव एक्शन? What do you mean by derivative? This is a very important term. Derivative action means a lawsuit that is brought by the shareholders. Again, I repeat, it's a lawsuit that is brought by the shareholders on behalf of the company. But किसके against? थर्ड पार्टी के अगेंस्ट ये केस फाइल हो रहा है. कौन कर रहा है? शेयर होल्डर कर रहा है. किसके बिहाफ पे कर रहा है? कंपनी के बिहाफ पे कर रहा है. किसके ऊपर कर रहा है? थर्ड पार्टी के ऊपर कर रहा है. थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, मैनेजमेंट भी हो सकता है, इनफैक्ट शेयर होल्डर भी हो सकता है.
अगर कोई बंदा अपना ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा, उसके ऊपर शेयर होल्डर केस फाइल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। इसका मतलब अगर डायरेक्टर अपना ड्यूटी एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर रहा, अ डेरिवेटिव एक्शन कैन बी ब्रॉट अप बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो स्टारलाइट रियल एस्टेट कंपनी में इट वाज डिफाइंड, दिस डेरिवेटिव एक्शन वाज डिफाइंड। सो काइंडली गो थ्रू, पॉज दिस वीडियो एंड गो थ्रू दिस केस। द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। मैंने आपके साथ कितने ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर डिस्कस किए कि व्हाट आर द ड्यूटीज दैट आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है, आपको डिलीजेंटली काम करना है, स्किलफुली काम करना है। इसका मतलब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने हैं, आपको हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है पब्लिक एंड स्टॉक एक्सचेंज को। देयर शुड नॉट बी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन यू एंड द कंपनी। आप कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकते कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से, राइट। और आप अपना पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर आप किसी और को सौंप नहीं सकते। हम लोगों ने इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी ड्यूटीज डिस्कस की। अब एक वन मोर इम्पॉर्टेंट ड्यूटी, duty of a director to disclose his interest. This is very important, and this disclosure has to be done in the board meeting, in the very first board meeting, या फिर फाइनेंशियल ईयर के जो, जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ना, हम लोग को पता है कि एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में देयर हैज टू बी 4 बोर्ड मीटिंग्स, ठीक है। जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, पहली बोर्ड मीटिंग में आपको इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है, ठीक है। ये तो हर ऑलवेज ये नियम आपको फॉलो करना है। सेकेंडली, जब भी आपका इंटरेस्ट जागे, सपोज आपने फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो, आपने फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में डिस्क्लोज कर दिया, ये तो आपको हर साल करना है। और उसके बाद सपोज 2-3 मीटिंग के बाद आपने कोई और कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हुए या आप किसी और कंपनी में डायरेक्टर बने, वो जब आप अराइज होगा, जब वो इंटरेस्ट अराइज होगा, आपको वो भी डिस्क्लोज करना है इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग इन विच यू आर पार्टिसिपेटिंग। You have to disclose your interest. So this is also one of the important duty, that it is duty of a director to disclose his interest in the board meeting. Okay, so this was held in this case. So pause the video and again go through this case. So I hope you like this video. If you have not watched my memorandum and articles wala video, I'll provide you a link. Please go through it. So stay tuned for more such videos. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much.